नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे यूनिट 3 सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, लिंग सहलग्न वंशागति के बारे में जानेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे लिंग सहलग्न वंशागति में लिंग सहलग्न जीन। यानी लिंग सहलग्न जीन क्या होते हैं? यानी कि ऐसे जीन या जो लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं उन्हें लिंग सहलग्न जीन कहते हैं। और जो लिंग सहलग्न जीन होंगे ये लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाएंगे। जो गुणसूत्र होते हैं वह गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होगा ऑटोसोम अलिंग गुणसूत्र, यानी कि ऐसे गुणसूत्र जिनके द्वारा लिंग का निर्धारण नहीं होता, यानी कि लिंग का निर्धारण नहीं होता है, लिंग निर्धारण में काम नहीं आते हैं। इनका कार्य दैहिक लक्षणों का निर्धारण करना होता है, दैहिक लक्षणों का निर्धारण करना। और इनकी संख्या मनुष्य में 44 होती है, अलिंग गुणसूत्रों की संख्या। बात करें दूसरे प्रकार का जो गुणसूत्र होगा एलोसोम या लिंग गुणसूत्र, ऐसे गुणसूत्र जिनका कार्य या जिनके द्वारा लिंग निर्धारण किया जाता है, यानी लिंग निर्धारण में काम आने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। और मनुष्य में इनकी संख्या 2 होती है, लेकिन नर के अंदर जो लिंग गुणसूत्र होगा, नर में लिंग गुणसूत्र होता है XY, यानी कि 50% X और 50% Y गुणसूत्र युक्त शुक्राणुओं का निर्माण होगा। यानी कि और मादा में जो लिंग गुणसूत्र होगा वो XX टाइप का होता है। यानी कि नर के अंदर लिंग गुणसूत्र की जो कंडीशन होगी वह विषम युग्मजी होगी, जबकि मादा में लिंग गुणसूत्र की कंडीशन समयुग्मजी होती है। यानी कि मादा के अंदर एक ही प्रकार के अंडाणु बनेंगे, यानी कि 50% यानी कि 50% X गुणसूत्र युक्त अंडाणु का निर्माण होगा, जबकि नर के अंदर 50% जो शुक्राणु बनेंगे वो X गुणसूत्र युक्त और 50% जो शुक्राणु होंगे वह Y गुणसूत्र युक्त होते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे लिंग सहलग्न वंशागति की। लिंग सहलग्न वंशागति क्या होती है? तो देखिए अपन लिंग सहलग्न वंशागति यानी कि ऐसे जीन जो प्रेजेंट हो किस पर? लिंग गुणसूत्र पर, और वह लिंग गुणसूत्र पर प्रेजेंट हो और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हो, तो इस प्रकार की जो वंशागति होगी वो लिंग सहलग्न वंशागति कहलाती है। बात करें अपन लिंग सहलग्न वंशागति की विशेषता की, यानी लिंग सहलग्न जो वंशागति होती है उनके जीन अधिकांशतया X गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। यानी कि X गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन लिंग सहलग्न वंशागति दर्शाते हैं अधिकांशतया। इसके बाद बात करें अपन सेकंड विशेषता की, यानी कि लिंग सहलग्न वंशागति जो होगी इनके द्वारा यानी इनकी वजह से मनुष्य के जो दैहिक लक्षण हैं वो भी प्रभावित होते हैं। दैहिक लक्षण प्रभावित होंगे। अगली विशेषता की बात करें, लिंग सहलग्न वंशागति जो होती है वह क्रिस क्रॉस या टेडी मेडी या जिगजैग वंशागति को दर्शाती है। क्रिस क्रॉस या जिगजैग वंशागति का मतलब होता है कि जैसे कि माता से जैसे कि पुत्री के अंदर जो X सहलग्न जीन होंगे वो ट्रांसफर होंगे, तो इस प्रकार की जो वंशागति होगी वो तो नॉन क्रिस क्रॉस। अगर मादा या माता से गुणसूत्र का जो ट्रांसफर पुत्र के अंदर होता हो
पिता से पुत्री में हो, यानी माता से तो पुत्र और पिता से पुत्री में, तो इस प्रकार की जो वंशागति होगी उसे अपन क्रिस क्रॉस या जिगजैग वंशागति कहते हैं। अगर पिता से पुत्र में हो तो ये नॉन क्रिस क्रॉस वंशागति, ये वाली भी नॉन क्रिस क्रॉस, और माता से पुत्र पिता से पुत्री ये वाली जो वंशागति होगी वो क्रिस क्रॉस वंशागति होती है। यानी कि एक्स गुणसूत्र के द्वारा जो लिंग सहलग्न वंशागति देखी जाती है तो वही क्रिस क्रॉस वंशागति दर्शाती है, यानी कि एक्स सहलग्न जीन ही जो होंगे वही क्रिस क्रॉस वंशागति दर्शाएंगे, क्योंकि वाई सहलग्न जीन जो होगा वो क्रिस क्रॉस वंशागति नहीं दर्शाता, वो नॉन क्रिस क्रॉस वंशागति दर्शाता है। इसके बाद बात करें अपन प्रकार की लिंग सहलग्न वंशागति के प्रकार, यानी कि एक्स गुणसूत्र लिंग सहलग्न वंशागति, दूसरी वाई गुणसूत्र लिंग सहलग्न वंशागति, एक्स वाई गुणसूत्र लिंग सहलग्न वंशागति। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन एक्स गुणसूत्र लिंग सहलग्न वंशागति, यानी कि ऐसे जीन जो एक्स गुणसूत्र पर प्रेजेंट हो और वह वंशागत होकर अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हो, तो उन जीनों की जो वंशागति होगी वह एक्स गुणसूत्र लिंग सहलग्न वंशागति होगी। यानी कि वो जीन कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, एक्स गुणसूत्र पर, और जैसे जैसे एक्स गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होगा, यानी कि माता वाला जो एक्स गुणसूत्र होगा, माता वाला, क्यों माता में एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि सम एक्स एक्स, अगर माता से एक एक्स गुणसूत्र पुत्र में और एक पुत्री, यानी दोनों में ही एक्स गुणसूत्र पहुंचता है। पिता से वाई गुणसूत्र हमेशा पुत्र के अंदर पहुंचेगा और एक्स गुणसूत्र हमेशा पुत्री के अंदर पहुंचता है, यानी कि पिता अपना वाई गुणसूत्र पुत्र को देता है, एक्स गुणसूत्र पुत्री को देता है, जबकि माता अपने एक्स गुणसूत्र को ट्रांसफर करती है पुत्र और पुत्री के अंदर, क्योंकि एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो जो एक्स गुणसूत्र होगा तो एक्स गुणसूत्र पर जो जीन होंगे वो जीन पुत्र के अंदर भी पहुंच सकते हैं और पुत्री के अंदर भी पहुंच सकते हैं। तो एक्स गुणसूत्र युक्त लिंग सहलग्न वंशागति होगी। इसके अपन बात करें एग्जाम्पल की, तो इसमें हीमोफीलिया, एक होगा वर्णांधता, तो हीमोफीलिया और वर्णांधता ये एक्स गुणसूत्र लिंग सहलग्न वंशागति को दर्शाते हैं, क्योंकि हीमोफीलिया का जीन और वर्णांधता का जीन एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, यानी कि दोनों ही जो रोग है वह एक्स गुणसूत्र पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनके जीन एक्स गुणसूत्र में पाए जाते हैं और अप्रभावी होते हैं। अप्रभावी जीन की वजह से रोग होते हैं। अप्रभावी जीन जब अपना प्रभाव दर्शाएगा तब हीमोफीलिया और वर्णांधता रोग देखने को मिलता है। हीमोफीलिया जो रोग होगा या वर्णांधता जो रोग होगा इसमें पुरुष जो होगा वो रोगी होगा, जबकि महिलाएं रोगवाहक होती हैं। इसके बाद बात करें अपन वाई गुणसूत्र लिंग सहलग्न वंशागति, तो इनमें जो जीन होगा वो जीन वाई गुणसूत्र पर पाया जाता है और इस प्रकार की जो वंशागति होगी उसे लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं, क्योंकि वाई गुणसूत्र पर जीन होगा, वो जीन वंशानुगत होकर पिता से पुत्र में प्रवेश करता है, तो इस प्रकार की वंशागति लिंग सहलग्न वंशागति। और इसमें जो रोगी होगा इन पिता से पुत्र के अंदर ही जीन ट्रांसफर होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें अपन, यानी कि हाइपरट्राइकोसिस, इसके अलावा गंजापन, ये सब जो लक्षण है ये सब वाई गुणसूत्र पर आधारित लक्षण होते हैं, क्योंकि इनके जो जीन होंगे वो वाई गुणसूत्र पर ही
पाए जाते हैं। जब वाई गुणसूत्र पर होगा तो इसमें पिता, पुत्र और पौत्र ही रोगी होंगे, यानी कि जो फीमेल संतान होगी वो रोगी नहीं होगी, क्योंकि पिता अपने एक्स गुणसूत्र को ट्रांसफर करता है पुत्री में, जबकि वाई गुणसूत्र को पुत्र के लिए देता है। तो पुत्र के लिए देगा तो इनके जो जीन होंगे इन लक्षणों के वो वाई गुणसूत्र पर मिलेंगे, और जब वाई गुणसूत्र पर मिलेंगे तो ये पुत्र के अंदर ही ट्रांसफर होते हैं। यानी कि अगर किसी के फादर के जैसे कि गंजापन है, यानी सिर पर बालों की कमी है, तो यानी पुत्र के सिर में भी बालों की कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगली वंशागति की बात करें अपन, एक्स वाई गुणसूत्र लिंग सहलग्न वंशागति। तो एक्स वाई गुणसूत्र लिंग सहलग्न जो वंशागति होगी, इनमें जो जीन होंगे वो एक्स वाई गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो वंशागति होगी उसे एक्स वाई गुणसूत्र लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। और एक्स वाई गुणसूत्र लिंग सहलग्न वंशागति के एग्जाम्पल देखिए अपन, रेटिनाइटिस, रेटिनाइटिस यानी कि आंखों की बीमारी देखी जाती है। इसके अलावा नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस यानी कि वृक्क संबंधित बीमारी एक्स वाई गुणसूत्र लिंग सहलग्न वंशागति पर आधारित लक्षण होते हैं, दोनों ही रेटिनाइटिस और नेफ्राइटिस। इसके बाद बात करें अपन लिंग सहलग्न वंशागति के उदाहरण, तो इसमें से उदाहरण की बात करें अपन, फर्स्ट उदाहरण देखिए अपन, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को सर्वप्रथम जॉन ओटो ने बताया, जॉन ओटो ने बताया था। और हीमोफीलिया जो रोग है वो लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग होता है, यानी कि अप्रभावी जीन की वजह से हीमोफीलिया रोग होता है, लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग होता है, जॉन ओटो ने बताया। और हीमोफीलिया रोग के अंदर जो रक्त का तक्का होगा वो नहीं बन पाता, यानी सामान्यतया व्यक्ति में या सामान्य व्यक्ति के अंदर रक्त का तक्का 2 से 6 मिनट के अंदर बन जाता है, लेकिन हीमोफीलिया से जो ग्रसित व्यक्ति होगा उस व्यक्ति के अंदर रक्त का तक्का कुछ मिनट से लेकर कई घंटों तक नहीं बन पाता। इसकी वजह से लगातार रक्त का स्त्राव होगा और रक्त का स्त्राव होने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस कारण इसको ब्लीडर यानी कि ब्लीडर रोग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रक्त एक बार निकलना स्टार्ट हो जाए तो रुकेगा नहीं। तो इसका क्या कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें देखो जो हीमोफीलिया होगा वो 2 प्रकार का होगा, एक तो होगा हीमोफीलिया ए, एक होता है हीमोफीलिया बी। जो हीमोफीलिया ए होता है उसमें रक्त स्कंदन कारक 8 की कमी हो जाती है। रक्त स्कंदन कारक जो 8 होता है वो होता है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन कारक की कमी हो जाएगी तो रक्त का तक्का नहीं बन पाता। और हीमोग्लोबिन हीमोफीलिया जो बी होगा, हीमोफीलिया बी में रक्त स्कंदन कारक, यानी हीमोफीलिया ए में तो रक्त स्कंदन कारक 8 की कमी होना और हीमोफीलिया बी में रक्त स्कंदन कारक 9 की कमी होना। रक्त स्कंदन कारक 9 होता है किस्मस कारक। तो इनकी वजह से हीमोफीलिया रोग होता है। देखो जो हीमोफीलिया जो रोग होगा इस रोग में रक्त का स्त्राव लगातार होगा,
जैसा कि आपको पता होगा, रक्त स्कंदन की प्रोसेस के लिए 13 कारक जिम्मेदार होते हैं। यानी इन 13 कारकों की अनुपस्थिति या किसी भी एक कारक की अनुपस्थिति में रक्त स्कंदन की क्रिया नहीं हो पाती है। अगर रक्त स्कंदन कारक 8 की कमी है तो उसे हीमोफीलिया ए कहेंगे अपन। अगर रक्त स्कंदन कारक 9 की कमी है तो उसे हीमोफीलिया बी कहते हैं। यानी 13 रक्त स्कंदन कारक में से कोई सा भी एक रक्त स्कंदन कारक एब्सेंट हो तो रक्त का थक्का या रक्त स्कंदन की क्रिया नहीं होती है। हीमोफीलिया रोग में रक्त का स्त्राव होता रहेगा। जिस व्यक्ति में चोट लगी हो वह कुछ मिनट से लेकर कई घंटों तक होगा, जिससे पूरा रक्त बाहर निकल जाएगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हीमोफीलिया जो रोग था ये सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में देखा गया था, इसलिए इसको शाही रोग यानी शाही रोग या रॉयल डिजीज कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी में, जो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, उसमें देखा गया था, इसलिए इसको शाही रोग या रॉयल डिजीज कहते हैं। और जो हीमोफीलिया जो रोग होगा इसमें रोगी हमेशा पुरुष होता है और महिलाएं रोगवाहक होती है। और हीमोफीलिया की जो वंशागति होती है वो क्रिस क्रॉस वंशागति होती है, और क्रिस क्रॉस वंशागति वर्णांता, दोनों की जो वंशागति होती है वो क्रिस क्रॉस वंशागति होती है। और अगर अपन जीनोटाइप देखें पुरुष के लिए, ये वाली जो कंडीशन होगी वह रोगी पुरुष, इसमें रोगवाहक महिला, सामान्य महिला, अगर दोनों ही गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन आ जाए तो फिर ऐसी महिलाएं क्या होगी, रोगी महिला। तो ऐसी जो महिला होती है वह वयस्क अवस्था आने से पहले ही मर जाती हैं, क्योंकि इन महिलाओं में क्या होगा, जो रजचक्र होगा यानी कि मासिक धर्म होगा, उस दौरान रक्त का स्त्राव होता है, और जब रक्त का स्त्राव होगा तो इसमें रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें रक्त स्कंदन कारक की कमी होती है, जिससे लगातार रक्त का स्त्राव होगा, और रक्त का स्त्राव होने की वजह से वह महिलाएं जो होती हैं उनमें वयस्क अवस्था आने से पहले ही वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी, क्योंकि उसमें जो रक्त होगा वो रक्त शरीर से बाहर निरंतर निकलता रहता है। इसके बाद देखिए अपन इसमें ये वाली जो कंडीशन होगी सामान्य पुरुष, जो हीमोफीलिया होता है वो अप्रभावी जीन की वजह से होता है, इसलिए जहाँ भी कैपिटल एच होगा तो वो कंडीशन सामान्य होगी, जहाँ भी स्मॉल एच होगा तो वो कंडीशन रोगी या रोगवाहक होगी। अगर स्मॉल एच एक्स गुणसूत्र पर नर के अंदर आता है तो वह रोगी होगा। अगर स्मॉल एच महिला में एक ही गुणसूत्र पर एक स्मॉल एच आता है तो वो रोगवाहक होती हैं। तो हीमोफीलिया या वर्णांता जो रोग होते हैं, तो इन रोगों में जो वंशागति होती है तो इनमें जो पुरुष होंगे वो हमेशा रोगी होंगे और महिलाएं रोगवाहक होती हैं। तो इसके बाद अपन के बाद अगला लिंग सहलग्न रोग वर्णांता यानी कि वर्णांता रोग को डोल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया,
और वर्णांता से जो पीड़ित व्यक्ति होगा वह रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, क्योंकि वर्णांता से पीड़ित व्यक्ति रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। और जो वर्णांता से पीड़ित व्यक्ति होता है यह लाल, नीले व हरे रंगों में विभेद नहीं कर पाएगा। अगर लाल रंग में विभेद नहीं कर पाता है तो इस प्रकार की जो वर्णांता होगी उसे ड्यूटेरोनोपिया कहते हैं। नीले रंग के लिए वर्णांता ट्राइटेनोपिया और हरे रंग की जो वर्णांता होगी उसे प्रोटोनोपिया कहते हैं। और जो वर्णांता जो रोग हैं यह लिंग सहलग्न अप्रभावी जीन की वजह से होता है। इसकी जो वंशागति होगी वह हीमोफीलिया रोग के समान ही होती है। हीमोफीलिया जो रोग होगा वो भी लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग होता है। वर्णांता जो रोग होता है वो भी लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग होता है। और वर्णांता रोग में यानी जो रेटिना इस तरह होता है आंखों के अंदर, तो उसमें शंकु कोशिका पाई जाती हैं, शंकु कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। तो शंकु कोशिका जब वर्णांता का जो जीन आ जाने की वजह से वो शंकु कोशिकाएं नहीं बन पाती, इस वजह से अच्छे प्रकार से यानी सही ढंग से रंगों में विभेदन क्रिया नहीं होती है, कि विभेदन की जो क्रिया है वो प्रभावित हो जाती है। इसके बाद अपन देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण में अपन यानी किस प्रकार लिंग का निर्धारण किया जाता है जंतुओं के अंदर। तो लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि अलिंग गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। तो अलिंग गुणसूत्र के द्वारा लिंग का निर्धारण नहीं होता है। यह दैहिक लक्षणों या कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। लिंग गुणसूत्र के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। XY मेथड मनुष्य में लिंग निर्धारण का मेथड होता है, यानी कि मेल फीमेल। मेल के अंदर तो मेल के अंदर 44 प्लस XY, फीमेल के अंदर 44 प्लस XX। तो इनमें जो लिंग का निर्धारण होगा वह लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होता है। और इनमें जो लिंग का निर्धारण करता है वो मेल के द्वारा होता है, क्योंकि मेल में दो डिफरेंट टाइप के शुक्राणु बनते हैं, 50% X गुणसूत्र युक्त और 50% Y गुणसूत्र युक्त। तो मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन से मेथड द्वारा? XY मेथड द्वारा होता है। और इसमें इस मेथड के अंदर कौन जिम्मेदार होगा लिंग का निर्धारण करने के लिए? मेल, क्योंकि मेल में दो प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद अपन अगले मेथड की बात करें, XX-X0 मेथड। इस प्रकार का मेथड होगा जो टिड्डे के अंदर देखने को मिलता है। इसमें भी लिंग का निर्धारण नर के द्वारा होता है। नर के द्वारा लिंग का निर्धारण होगा, क्योंकि नर में एक लिंग गुणसूत्र की कमी होती है। इसके बाद अपन अगले मेथड की बात करें, ZW मेथड, यानी पक्षियों में लिंग निर्धारण। पक्षियों में इसी मेथड द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है। ये तो नर और ये वाले मादा। तो इनमें लिंग का निर्धारण करने के लिए मादा जिम्मेदार होती है, क्योंकि मादा के अंदर दो प्रकार के अंडाणु बनते हैं, 50% Z गुणसूत्र युक्त और 50% W गुणसूत्र युक्त, जबकि नर में एक ही प्रकार के शुक्राणु बनते हैं।
इसलिए मादा द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।